नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने 2024 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी से जुलाई महीने तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया है। दोस्तों, अभी तक हमने रिवीजन की 5 क्लासेस की हैं। अगर आपने ये पाँचों क्लासें नहीं देखी हैं तो आप इन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन पाँचों क्लास में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके बजट 2024-25 से संबंधित हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपका उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024 है तो उससे संबंधित दोस्तों आगे हम प्रश्नों को जानेंगे। आज की क्लास दोस्तों हमारी कुछ लंबी रहने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप LT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम है तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका स्वर्गीय कुंवर प्रसून और दोस्तों मंगश्री देवी। इन दोनों को दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ये पुरस्कार दोस्तों आपका पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मदर टेरेसा सद्भावना सम्मान जो दिया गया तो वह सोनाली खत्री को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, दोस्तों सोनाली खत्री। सोनाली खत्री ये दोस्तों समाज सेवा से संबंधित हैं। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने इन्हें यह पुरस्कार दिया है। दोस्तों जो सोनाली खत्री हैं तो यह है मालसी निवासी हैं और ये एक दोस्तों एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा ये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उर्मी नेगी तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। ठीक है दोस्तों, यह है गढ़वाली फिल्मों में चर्चित अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों क्षेत्रीय फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य किया और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें दोस्तों यह अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे साहित्य अकेडमी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में साहित्य अकेडमी सर्वोच्च सम्मान यह रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। ये दोस्तों उत्तराखंड के एक अंग्रेजी लेखक हैं। ठीक है, जो अपनी अधिकतर पुस्तकें लिखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपियन कप में लव्यांश पांडे ने 12 पदक जीते। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है तो वह आपका अल्मोड़ा जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लव्यांश पांडे इन्होंने दोस्तों 12 पदक जीते थे यूरोपियन कप में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंकुश बहुगुणा 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बने। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों इनका संबंध उत्तराखंड में देहरादून जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है अंकुश बहुगुणा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों राजीव लोचन शाह को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राजीव लोचन शाह। दोस्तों
इस साल का पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार पत्रकार नैनीताल समाचार पत्र के संपादक राजीव लोचन शाह को दिया गया है। यह कार्यक्रम दोस्तों 19 मई को म्योर सिनेमा हॉल लैंसडाउन पौड़ी में आयोजित किया गया था और उसी में दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों एशियन योग प्रतियोगिता में मयंक ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया। दोस्तों ये नामित किया गया था ओमान देश के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो रेमल ये दोस्तों एक चक्रवात है जो कि ओमान के द्वारा नामकरण किया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों रेमल का अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम दोस्तों ओमान द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध निम्न में से है। तो दोस्तों नव्या पांडे का दोस्तों संबंध उत्तराखंड से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिन्होंने अबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा यह उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया है। ठीक है, इस साल का इसका उद्देश्य है खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना है। सीधा आप याद रखिएगा कि ये दोस्तों पर्यटन से संबंधित है। मतलब दोस्तों जो खगोल विज्ञान में अपना अभिरुचि रखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को दोस्तों उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जाएगा, जिससे दोस्तों उत्तराखंड में प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया। तो दोस्तों पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में बढ़ती जा रही जंगल में लगने वाली आपदा पर नियंत्रण पाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो आपको डेट जरूर याद रखनी है, 8 मई 2024। ठीक है, और कहाँ से शुरू किया, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया है। दोस्तों पीरुल क्या होता है, तो पीरुल दोस्तों चीड़ वृक्ष की पत्तियां होती हैं जो कि दोस्तों गीली होने पर भी आसानी से जल जाती हैं। ठीक है, तो इन पत्तियों को दोस्तों इकट्ठा कर स्थानीय लोग एक जगह जाएंगे और वहाँ पर दोस्तों बेच देंगे। ठीक है, और इन पत्तियों को बेचने पर दोस्तों उन्हें पर केजी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दोस्तों रोजगार भी मिलेगा और उससे दोस्तों जंगल में लगने वाली आग पर नियंत्रण भी पाया जा सकेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रुद्रप्रयाग से शुरू की गई थी पीरुल लाओ पैसा पाओ योजना 8 मई 2024 को। अगला प्रश्न है कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन दोस्तों नैनीताल जनपद में किया गया था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है,
दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अधीन हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस संगोष्ठी का शुभारंभ जो किया तो वह मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों कुसुम कंडवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी टनकपुर। ठीक है, तो टनकपुर में दोस्तों इस कॉरिडोर को बनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस कॉरिडोर को जो बनाया जाएगा तो वह उत्तराखंड विकास परिषद के द्वारा बनाया जाएगा। अब देखिए इससे आगे के जितने भी हम प्रश्न पढ़ेंगे तो वह सभी प्रश्न दोस्तों हमारे आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से संबंधित हैं, जो कि दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों कई बार दोस्तों हमने इस पर वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वहाँ से नहीं देखी है तो आप आज इस क्लास को पूरी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितना बजट पेश किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2024-25 में कुल बजट जो पेश किया गया तो वह 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, पिछली बार जो दोस्तों बजट पेश किया गया था तो वह 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। पिछले साल मतलब 2023-24 का बजट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों 2023-24 के बजट की तुलना में इस साल के बजट में जो वृद्धि हुई तो वह 15.27% की वृद्धि हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया। तो दोस्तों इस साल का बजट जो पेश किया था तो वह प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने पेश किया, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, देखिए आगे मैं आपको 3 महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊंगा, आप याद रखिएगा। देखिए पहला है कि उत्तराखंड का पहला बजट 2001-2 में किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये दोस्तों पेश किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इस समय दोस्तों अंतरिम सरकार थी और अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002-3 में किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों 2002-3 में जो वित्त मंत्री थे तो वह आपके नारायण दत्त तिवारी थे, और नारायण दत्त तिवारी ही दोस्तों पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, एक आपका देहरादून में और दूसरा गैरसैंण भराड़ीसैंण में। ठीक है, और इस भराड़ीसैंण में जो आपका विधानसभा भवन है, इस विधानसभा भवन में पहली बार बजट किसने पेश किया। तो ये पेश किया था दोस्तों वित्त मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और कब पेश किया था तो दोस्तों 2021-22 में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड बजट 2024-25 में जेंडर बजट कितना प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों जेंडर बजट इस साल जो पेश किया गया है तो वह 14,538.05 करोड़ रुपए का पेश किया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों पिछले साल जो पेश किया गया था तो वह 13,920.12 करोड़ रुपए का पेश किया गया था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपका जेंडर बजट 2023-24 का है, और इस साल का जो है दोस्तों 2024-25 का तो वह 14,538.05 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर बजट पहली बार कब पेश किया गया था। तो दोस्तों जब उत्तराखंड बना था उस समय जेंडर बजट की व्यवस्था नहीं थी, इसे 2007-8 के बजट में जोड़ा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखना है जेंडर बजट पहली बार कब आया, 2007 में आया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के उद्देश्य त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ क्या है। तो दोस्तों इस साल का जो उत्तराखंड का बजट था तो वह त्रिवेणी बजट पर आधारित था। ठीक है, और इस त्रिवेणी बजट के जो आधार स्तंभ है तो वह है उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड। ये तीनों दोस्तों स्तंभ हैं। तो आपको याद रखना है कि इस साल का बजट इन 3 आधार स्तंभों पर आधारित था। तो इस के अनुसार दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आपसे एक और विनती है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप अगर वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 ज्ञान पर आधारित बजट है। ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इस साल का जो हमारा बजट था तो वह ज्ञान पर आधारित था। ऊपर पढ़ा था हमने त्रिवेणी बजट के 3 आधार स्तंभ। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम दोस्तों हम कि जो हमारा बजट है तो वह ज्ञान पर आधारित है। तो ज्ञान की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जी से होता है गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 की थीम क्या है। तो दोस्तों इस साल की हमारी थीम है सबका साथ, सबका विकास और सबका समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, सबका साथ, सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बताना है आपको कि बजट 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं। तो दोस्तों बजट 2024-25 के लिए जो कुल प्राप्तियां हैं तो वह है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी, 88,597.11 करोड़। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी प्राप्तियां हैं 2024-25 के लिए। और बजट कितना था हमारा, तो 89,230.07 करोड़। ठीक है, तो ये इस साल का हमारा बजट है और ये इस साल की दोस्तों कुल प्राप्तियां। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बजट 2024-25 में कुल व्यय कितना है। तो दोस्तों इस साल जो कुल व्यय किया जाएगा तो जितना बजट पेश किया गया उतना ही दोस्तों आपका खर्च भी किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 89,230। ठीक है, 0.07 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इस साल जो सर्वाधिक आय का अंश है तो वह लोक ऋण से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों कितना है तो ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कितना अंश है। तो यह है दोस्तों आपका 31.3%। ठीक है, तो लोक ऋण जो है दोस्तों बजट का 31.3% है। ठीक है, और स्वयं का कर व्यय, कर राजस्व तो ये है दोस्तों 25.24%। ठीक है, और दोस्तों केंद्रीय सहायता अनुदान इस साल दोस्तों बजट में केंद्रीय सहायता अनुदान जो है तो वह दोस्तों 21.9% है। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य अंश तो ये है दोस्तों आपका 15.29%। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है फ्रेंड्स आपको कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय का अंश क्या किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों इस साल सर्वाधिक जो खर्च किया जाएगा तो वह वेतन, भत्ते और अधिष्ठान पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय का अंश
किस क्षेत्र में है? तो ये आपको बताया कि वेतन भत्ते और अधिष्ठान में। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में सौर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सौर्य स्थल ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों सौर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया 2024-25 के बजट में। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेलों के लिए जो आपका प्रावधान किया गया है तो वह 250 करोड़ रुपए का किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल आपके उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु बजट 2024-25 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती होती है, जिस कारण दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और इसके मनाने के लिए दोस्तों 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है? तो दोस्तों राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का 2.38% प्रस्तावित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो योगदान है हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में तो वह द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसे ही दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो दोस्तों पिछले साल जो हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय रही तो वह दोस्तों 2,60,201 रुपए रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में इस साल जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तो वह 15% की वृद्धि हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हमारा सही है 12%। ठीक है, तो 12% की वृद्धि हुई है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में कैंपा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों कैंपा योजना के लिए जो प्रावधान किया गया है तो वह 243 करोड़ रुपए का किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आप दोस्तों मैथ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि 343 किस संख्या का क्यूब होता है? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 343 दोस्तों किस संख्या का क्यूब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोला नदी पर निर्मित जमरानी बांध परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की गई। तो दोस्तों गोला नदी पर बनने जा रहा है आपका जमरानी बांध। ठीक है, इसके लिए 710 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखवाड़ बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो दोस्तों लखवाड़ बांध परियोजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है तो वह आपका 250 करोड़ रुपए की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राज्य में संचालित रूफटॉप सोलर परियोजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों रूफटॉप सोलर योजना इसके लिए जो प्रावधान किया गया है तो वह आपका किया गया ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए का दोस्तों प्रावधान किया गया है रूफटॉप सोलर योजना के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में जेंडर बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की बढ़ोतरी की गई? तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था जेंडर बजट। ठीक है, तो उस जेंडर बजट में दोस्तों कितने की बढ़ोतरी की गई है ये हमें बताना है।
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 617 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की जीडीपी का देश में कौन सा स्थान है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 20वां स्थान। तो राज्य की जीडीपी का देश में जो स्थान है तो वह दोस्तों 20वां। राज्य में बेरोजगारी की दर 8.4% से घटकर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। तो दोस्तों राज्य में बेरोजगारी दर पहले थी 8.4% और ये घटकर दोस्तों अब 8.9% रह गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरिद्वार। हरिद्वार जिले की दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। कितनी है दोस्तों, तो ये है आपके 3,62,000 रुपये। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो यह आपको याद रखना है दोस्तों 93,160 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रति अर्थव्यवस्था का आकार कितना अनुमानित किया गया। तो दोस्तों राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जो अनुमानित किया गया है तो वह 394,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। मतलब 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था जो बन जाएगी तो वह दोस्तों 394,000 करोड़ रुपए की बन जाएगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो किया गया है तो वह अनुच्छेद 112 में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है हमारा कि मानस खंड मंदिरमाला मिशन के अब स्थापना विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों मानस खंड मंदिरमाला इसके लिए दोस्तों प्रावधान किया गया है 50 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की विकास दर 2023-24 में कितने प्रतिशत अनुमानित की गई। तो ये की गई है दोस्तों 7.58%। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इस के लिए जो प्रावधान किया गया है तो वह 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जगह जगह चार्जिंग स्पॉट लगाए जाएंगे जहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये आपका होमवर्क है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों होमवर्क के लिए कि राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो दोस्तों जेंडर बजट पहली बार कब पेश किया गया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आपने अगर इससे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, वह भी दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।